1844 में निर्मित ऊटी में प्रसिद्ध होटल का भी मैसूर के महाराजा का ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था। यह बॉलीवुड हॉरर मूवी राज की शूटिंग के दौरान चर्चा में आया था और इसे हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाने लगा। एक इंटरव्यू में जब बिपाशा बसु से इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि यह घटना सरोज खान और उनकी मंडली की है जब वे शूटिंग के लिए ऊटी गए हुए थे। सुबह की शूटिंग की वजह से थके होने के कारण सरोज खान और उनकी टीम को इससे होटल में एक रात ठहरने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर कमरे दे दिए गए। रात को सोते वक्त क्रू मेंबर्स को फर्स्ट फ्लोर पर से फर्नीचर खींचने की आवाज़ आती हुई सुनाई दी। उन्होंने शिकायत करने के लिए रिसेप्शन पर कॉल करना चाहा, लेकिन फ़ोन डेड था। अगली सुबह उन्होंने रिसेप्शन पर जानकारी दी तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि इस होटल के फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं रहता है, वह फ्लोर काफ़ी टाइम से बंद है और उस घटना के बाद इस होटल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय को ब्रिटिश काल के दौरान गवर्नर जनरल का पूर्व निवास और महत्वपूर्ण पुस्तकों के समृद्ध खजाने के लिए जाना जाता है। यदि आप पुस्तकालय में शांतिपूर्ण पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय से दूर रहना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ एक छात्र की मृत्यु होने के बाद उसे प्रेतवादित किया गया था। पुस्तकालय में अकेले पढ़ने वाले लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनके अलावा वहाँ कोई और भी होता है। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि लेडी मेटकाफ, जो गवर्नर की पत्नी थी, वो किताबों की शौकीन और साफ़ सफाई की दीवानी थी। अगर चीज़ें गलत जगह पर होती थी तो उसे नफ़रत करती थी और आज भी अगर कोई किताब लेकर उसे ठीक जगह पर नहीं रखते हैं तो उन्हें अपने अलावा किसी और के होने का एहसास होता है। और ये भी कहा जाता है कि उनके पास पैरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ का मानना है कि ये लॉर्ड मेटकाफ की पत्नी का भूत है जो हॉल में घूमता रहता है। वहाँ काम करने वाले पुस्तकालय तज्ञों ये भी शिकायत की है कि उन्होंने अपनी कुर्सी को खींचा हुआ महसूस किया है। भारत में सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने के अलावा ये लाइब्रेरी कोलकाता में सबसे प्रेतवादी स्थानों में से एक है। दिल्ली में कश्मीरी गेट से केवल 5 मिनट की दूरी पर स्थित एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे लोथियन कब्रिस्तान कहा जाता है, जो दुनिया के प्रेतवादी कब्रिस्तानों में से एक रूप में खूंखार है। आधिकारिक रिकॉर्ड के बताते हैं कि इस कब्रिस्तान में अंग्रेजों ने 1808 में बनवाया था, जो इसे 200 साल से भी पुराना बना देता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय यह सुंदर था, इसलिए अंग्रेजी टीम ने इसे अपने दफन के लिए मैदान के रूप में चुना। लेकिन पहले पुरानी कब्रों को तोड़ दिया गया था क्योंकि ब्रिटिश भारतीयों के बगल में दफन नहीं होना चाहते थे। कुछ ही समय में सभी मौजूदा कब्रों को हटा दिया गया और इसे केवल अंग्रेजी कब्रिस्तान के रूप में चिन्हित किया गया। नाम कहाँ से आया इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों के हाथों मारे गए सभी अंग्रेजी सैनिकों को दफन करने के लिए लोथियन कब्रिस्तान लाया गया। कहा जाता है कि सर निकोलस नाम के एक शख्स को एक भारतीय महिला से प्यार हो गया था, पर वे महिला खुशहाल शादीशुदा निकली और इसलिए उसने सर निकोलस के रोमांटिक अग्रिमों को अस्वीकार कर दिया। इससे उसका दिल इस हद तक टूट गया कि एक शाम उसने खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्हें उस समय भारत में रहने वाले सभी अंग्रेजों लोगों की तरह लोथियन कब्रिस्तान में दफनाया गया था और यह माना जाता है कि उनकी आत्मा हर कब्रिस्तान में घूमती है और शिकार करती है। कहा जाता है कि अगर कोई इस कब्रिस्तान में जाता है तो उसे महिला का नाम आज भी सुनाई पड़ता है जिसने सर निकोलस को मना की थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह हर रात अपने हाथों में अपना सिर पकड़कर यहाँ से चलता है। अगर उसने खुद को गोली मारी थी तो उसका पूरा सिर कैसे बाहर आ गया, यह हम सब की समझ से परे है। 2012 में आत्महत्याओं की एक श्रृंखला ने नवीन नगर क्षेत्र हैदराबाद में प्रेतवादी स्थानों की सूची में डाल दिया गया। लोग इसे अपने मंदिर के विध्वंस के जवाब में एक देवी का प्रकोप मानते हैं। कई आत्महत्याओं के बाद कई परिवारों ने डर के मारे जगह छोड़ दी। सीताफल मंडी में रवींद्र नगर क्षेत्र हैदराबाद में सबसे वास्तविक प्रेतवादित स्थानों में से एक माना जाता है। अंधेरा होते ही यहाँ की सड़कें सुनसान हो जाती हैं। यदि आप इस स्थान पर चलते हैं तो आपको प्रत्येक घर के दरवाजे में प्रिंटेड झंडे और धार्मिक नखरे देखने को मिलेंगे। जय श्री राम के साथ दीवारों पर, दरवाजों पर लाल रंग की एक अजीब सी खौफनाक भावना का उत्सर्जन होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जगह कब्रिस्तान पर बनाई गई है। कॉलोनी बनने से पहले यहाँ एक मंदिर की उपस्थिति थी, जिस वजह से आत्माएं सोती रहीं, लेकिन बाद में मंदिर को तोड़कर कॉलोनी को आकार दिया गया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद निवासियों ने अजीब घटनाओं को देखना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों द्वारा किए गए कई आत्महत्याओं को एक भूत की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। निवासियों का मानना था कि यह देवताओं का प्रकोप था। रवींद्र नगर के निवासियों ने 2 महीने तक नींद की रातें बिताईं। इस डर से भूत रात के दौरान क्षेत्र में लगातार घूम रहा था। कई निवासियों ने राक्षसी संपत्ति का सामना किया। लगभग 13 ने नकारात्मक वाइब से प्रभावित होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि आबादी के एक बड़े हिस्से ने पास के मंदिर में शरण लिया। लगभग आधा दर्जन परिवार ने अपने घर खाली कर दिए। बाद में कुछ युवाओं ने देर रात में गश्त लगाने के लिए एक बड़े समूह का गठन किया और यहाँ तक कि 3 आत्महत्याओं को प्रयास को भी रोका।
जीपी ब्लॉक स्थित इस बंगले के बारे में वहाँ की चौकीदारी करने वाले स्वर्ण ने बताया कि उनके पिता परिवार के साथ वहाँ रहकर चौकीदारी करते थे। एक दिन पास स्थित कंपनी बाग चौराहे पर दरोगा डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके कुछ दिन बाद से लोगों को एक आत्मा दिखने लगी, जिसके बारे में कहा गया कि दरोगा डिसूजा की आत्मा है। स्वर्ण ने बताया कि उसके पिता सोहनलाल 1945 में यहाँ आकर बस गए थे। बाद में देश आज़ाद होने पर अंग्रेज परिवार इस बंगले को खाली कर चले गए। उनके जाने के बाद इस बंगले में रहने आया, उससे किसी आत्मा के होने का डर बैठ गया, जिसके बाद यह बंगला खाली हो गया। अब यह भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। बंगले के आसपास घनी झाड़ियाँ उगाई हैं। कैंट एरिया में होने के कारण आम आदमी का यहाँ जाना वैसे भी प्रतिबंधित है। लोगों का कहना है कि उस वक्त भटक रही डिसूजा की आत्मा लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडे की डिमांड करती थी। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग डर से चौराहे पर ब्रेड, मक्खन या अंडे रख कर जाते थे। लोग चौराहे पर सामान रखने के बाद मुड़कर पीछे नहीं देखते थे। बाद में ये सामान गायब मिलता था उन्हें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।